अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे आप सब कहते हैं सुहाफजल। होप सो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और मुझे लगता है अभी तक आप लोग ईद फील्ड से निकले नहीं है, बिकॉज पूरा वीक ही ईद वीक कहला रहा है। लेकिन ऑल दो जिन्होंने काम पे जाना है वो काम पे जा रहे हैं, जिन्होंने काम करना है वो काम कर रहे हैं। आपके सामने एग्जाम्पल लाइव है मेरी और हरमीत पाजी की, तो हम इस्लामाबाद चल के उनको भी शो में शामिल करते हैं कि ईद वीक उनका कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और वैसे ईद का आपने जिक्र किया तो हमने देखा कि ईद या रमज़ान का जो महीना था बड़ा खूबसूरत गुजरा, लेकिन कल से हमने देखा है कि मगरबी हवाएं जो हैं वो मुल्क में दाखिल हो चुकी हैं। और कल यहाँ पे बड़ा खूबसूरत मौसम था, सुबह बारिश थी हल्की फुल्की, और रात यानी मगरिब के टाइम से शुरू हुई थी बारिश और ये सिलसिला 9 बजे तक चलता रहा। तो बड़े मज़े का मौसम है। सुबह नहीं सॉरी हरमीत, आप इस दफ़ा हमें इस्लामाबाद की हवाओं आज वैसे भी सबकी नज़रें हमारे पास, लेकिन इस दफ़ा आप इस्लामाबाद की हवाओं से हमें जेलस नहीं कर सकते। सॉरी, लाहौर का मौसम राइट नाउ भी बहुत अच्छा है, मतलब तेज़ हवाएं चल रही है इस वक्त भी। और हम चूँकि शो कर रहे थे तो शो से पहले हम मेकअप रूम में डिस्कस कर रहे थे कि चलिए शो 2 घंटे का है, उसके बाद लोग भी दिन का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो बड़ा खूबसूरत मौसम है। आपको पता है मौसम अच्छा और मीत पाजी तो दिल आपका बिला वजह खुश हो जाता है। बारिशों का जो सिलसिला है ये 5 तारीख तक चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल में आप लॉन्ग टाइम तक एंजॉय कर सकती हैं बारिश। चले जी, आप भी इंजॉय करें इस्लामाबाद की हवाएं, हम इंजॉय करते हैं लाहौर का अच्छा मौसम, क्योंकि इन दिनों में अच्छा मौसम एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम था। लेकिन चलिए, अल्लाह ताला ने मौसम अच्छा कर दिया। रमज़ान के बाद ईद के तोहफे के साथ साथ अच्छा मौसम भी हमें तोहफे के तौर पर दे दिया है। ऑल दो लेकिन गेट बैक टू द वर्क वाली पॉलिसी जो है वो सियासत में भी अब आपको पीक पर दिखाई दे रही है। कौमी असम्बली का कल हम इजलास जो हुआ, उस इजलास के बाद आपको पता है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को। और उस खत में वैसे तो बहुत सारी बातें की गई है, लेकिन हालिया जो मेन स्ट्रीम एक लाइन थी, मेन स्ट्रीम एक बात जो उन्होंने उस क्रक्स कह सकते हैं उस पूरे खत का, वो ये था कि बेसिकली पार्लियामेंट का इस्तेहकाक जो है वो मजरूह किया गया है। ये फैसला हम नहीं मानते और फैसला जो है इसके आफ्टर इफेक्ट साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये तमाम तर बातें जो है वो उन्होंने की हैं उस खत में। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो अब हम ये एक्सपेक्ट दूर दूर तक नहीं कर सकते कि 14 मई के इंतखाबात के लिए जो 21 अरब रुपए की किस्त या 21 अरब रुपए जारी कर रहे थे वो तो अब किसी सूरत मुमकिन नहीं है। आपको पता है मीतवा जी कितनी हैक्टिक ये सारी रूटीन होती है, स्केड्यूल होता है कि आपने बैलेट पेपर छपवाने होते हैं, टिकट्स की जा रही है, उसके बाद पूरी सिक्योरिटी सूरत हाल और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं इनको मेक श्योर करना होता है इंतखाबात से पहले। तो वो तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो आप अंदाजा लगा लें शुरू के दिन से जब ये मामला इलेक्शन का किया है तब से हम देख रहे हैं कि हुकूमत कोई संजीदगी का इख्तियार नहीं कर, ऐसा मामला नहीं आ रहा कि उसे कोई मामले में वो कोई संजीदा हमें नजर आती है। और ऐसे में आप ये देखें कल जिस तरह खत लिखा गया और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि 3 नाम जो उन्होंने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन 3 नाम की तरफ उन्होंने इशारा भी किया कि उनको हम बुलाएंगे। हालांकि पाकिस्तान की तारीख़ को अगर आप उनका मुताला करें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने एक इदारे के सरबराह को और उसके साथ साथ जो जजेस हैं आप उनको पार्लियामेंट बुलाएं और उनसे सवाल जवाब करें। तो ये पहली बार होगा। दूसरी बात ये कि वज़ीर-ए-आज़म इसको पंचायत दे रहे हैं। आप ये बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जिस तरह हमले किए जा रहे हैं अदालतों पे, और फिर अदालत ने एक टाइम दिया कि तमाम तर सियासी जमातें मिल बैठ जाएं एक दूसरे से, और टाइम हुकूमत ने लिया, फारूक इशनाइक साहब ने लिया, सब ने लिया कि हमें टाइम चाहिए, हम मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन आज आप देखें कि उस हल से भी वो इनकारी नज़र आते हैं, मुज़ाकरात से भी सब इनकारी नज़र आते हैं, और इलेक्शन के मामला डिले होने पर डिले होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है इस वक्त, जितने भी ओवरसीज़ हैं या जितने भी इन्वेस्टर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से जा रहे हैं, जिसका नुकसान हमारी मईशत को हो रहा है, हमारे मुल्क के सिस्टम को हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक पूरे मुल्क में जो आवाम है वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आती कि हो क्या रहा है। ये जो टकराव है इसमें कोई शक नहीं कि आइन जो है वो सुप्रीम है और आइन बनाता जो है वो पार्लियामान है, और पार्लियामान जब ये आइन बनाता है तो उस पर अमल दरामद करना तमाम तर इदारों का ये वो ताबे हो जाते हैं कि उन्होंने इस आइन पर अमल दरामद करना है और हुक्म भी मानना है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आइन को ही नहीं माना जा रहा है। और मज़ाकरात की टेबल पर अगर बैठने की बात करें, एक डायरेक्शन में जाने की बात करें, हाँ अलबत्ता सिराजुल हक साहब की अगर बात की जाए या जमात इस्लामी की बात की जाए तो एक सालसी का किरदार अदा करने की महज कोशिश जो उन्होंने की है। उसके बाद शहबाज शरीफ से मुलाकात की, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की। उनकी मुलाकात के बाद कमेटीज तो बना दी गई हैं, लेकिन फिर भी एक टेबल पर बैठने के लिए कोई भी राजी बज़ाहिर दिखाई नहीं देता। हाँ अंदर
इंडोर राब्तों की अगर हम बात की जाए तो उसके बारे में हाल बता कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल ये ख़त जो लिखा है उसके बाद आज होने वाला अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा अनप्रिडिक्टेबल है कि कुछ भी हो सकता है। हाल बता हुकूमत को तमाम तर आफ्टर इफेक्ट्स पता होने के बावजूद भी कि अगर ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना जाता तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं या उसकी क्या सज़ा हो सकती है या यूँ कहे कि उसके क्या नताइज निकल सकते हैं, इस हवाले से हुकूमत जानते बूझते भी फंड्स किस तौर पर जारी करने पर राजी नहीं है। वो पार्लियामेंट हो, कौमी असम्बली हो, ये ख़त लिख के अपना पैगाम जो है वो चीफ जस्टिस को स्पीकर के थ्रू तो पहुंचा दिया गया, लेकिन अब सूरत हाल आगे काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले के बाद क्लियर हो जाएगी। हाल बता अगर हम देखें तो ये जो टाई की सिचुएशन चल रही है ना फिलहाल हमारी हुकूमत में और हमारी सुप्रीम कोर्ट में, ये टाई की सिचुएशन हम अपने खेल के मैदान में भी देख रहे हैं। आपको पता है कि आपने मैच की बात की, अच्छे मौसम की बात की, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो भी टाई रहा भाई, 2-2 की बराबरी तो जो हमने देखी। उसके बाद हम खुश भी थे कि चले हमने जो वार्म वेलकम करने वाला हमारा एक जेस्चर होता है ना हमेशा दूसरी टीम्स को जो पाकिस्तान आती हैं, हमने वो भी पूरा कर लिया, अपनी टीम की लाज भी रख ली, खेल भी अच्छा खेला। तो ये 2-2 की जो 2 से बराबर हुई है सीरीज। मेरे ख्याल में सोहा अगर हम देखें, मुझे तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें अपने ग्राउंड में ये तीसरा ऑस्ट्रेलिया के बाद, फिर आपने देखा कि इससे पहले इंग्लैंड के बाद और अब न्यूजीलैंड के हाथों अपने ही मैदान में, यानी हमारी टीम का ये हाशर हो गया, इस किस्म का हाल हो गया कि अपने मैदान में हमने देखा है कि आपकी क्राउड अपनी होती है, मैदान आपका अपना होता है और खेल अगर हम देखें तो सपोर्ट भी कहीं ना कहीं तमाशाइयों का अपने मुल्क के साथ होता है। तो उसमें हमने देखा कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस थी तो मैं उससे बिल्कुल मुतमईन, हालांकि जिस किस्म से होना चाहिए था और जिस किस्म की प्रैक्टिस थी, जिस किस्म के दावे किए जा रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली जीत के हम बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डिंग नाकिस और बहुत सारी कोताहियाँ, गलतियाँ जिस पर हम देख रहे हैं कि बाबर साहब जो हैं वो बड़ी डिठाई से वो आके उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन गलतियाँ कोताहियों से आगे सीखना कब तक ये सीखेंगे और कब तक आगे निकलेंगे। हरमीत पाजी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समेत जो है वो पूरी कौम को इस दफ़ा शाहीन जो है वो दोबारा से ना उम्मीद नहीं करेंगे। आपको पता है वनडे की 5 मैचेस जो है उसकी सीरीज़ भी अब खेलनी है हमारी कौमी टीम ने, और वो सीरीज़ जो है वो आपको पता है कीवीज़ के साथ खेली जाएंगी। तो ये अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रही सही कसर है वो जो आपने नहीं इस मैचेस में दिखाई, अलबत्त आपने 2-2 के बराबर से टाई तो कर लिया, लेकिन अब अगली आने वाली सीरीज़ में अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें जो ख़ास तौर पर की जाती है, आप ठीक कह रहे हैं, उन बातों पर खड़े रहना और उस बातों को फिर पूरा करना, ये ज़रा ग्राउंड पर ये आपने खेल के दौरान जो चीज़ें दिखाते हैं वो बड़ा ज़रूरी होता है। हाल बता अगली हम 5 सीरीज़ जो है वो 5 मैचेस की वनडे सीरीज़ जो है उसको हम देखेंगे कि किस तरह से परफॉर्म करती है हमारी कौमी टीम। हाल बता हमारी तरफ से यानी गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छा खेलें और अपने ग्राउंड के होने की जितने भी आपको तो रीत पाजी एक बार जिससे मैं पूरे ये जो हमारी डिस्कशन है उससे कंक्लूड करना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर अपने होम ग्राउंड में आप खेलें, हमारा क्राउड है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी ऑडियंस है, मतलब हर चीज़ आपको बूस्ट अप करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, ऑल दो अगर आप इर्द गिर्द देख लो तो आप उसी से बूस्ट अप हो जाते हो, खून डबल हो जाता है आपका। तो यू शुड प्ले लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि आप वेलकम भी करें आने वाली टीम को और अच्छा खेले भी। तो ये ज़रा फैक्टर्स को आपको कैश करना चाहिए। ऑल दो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आज बहुत कुछ है रन डाउन में आपसे शेयर करने के लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक की टॉप स्टोरीज में ऑल पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है आजकल। पाकिस्तान की सियासत कल के इस इजलास के बाद एक खत पर घूम रही है जो कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की तरफ से लिखा गया, पूरी पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हुए खत चीफ जस्टिस को भिजवाया गया, जिसमें बहुत सारी बातें की गई। लेकिन सबसे पहले ये कहा गया कि पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू किया है इस फैसले ने, जो कि फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से क्या रिएक्शन देती है वो आना भी बाकी है। खैर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। एक सोशल मीडिया पे खबर जो कि रियल भी है। मुझे हरमीत पाजी वो टाइम याद है जब कोविड-19 की नई एक वबा चली थी, हवा चली थी सोशल मीडिया पे, तो हम सोचते थे ये क्या है, ये क्या है। लेकिन मंकी पॉक्स के बारे में हमने पहले सुना भी हुआ है, ये ऑल दो कि बचपन से हम इस बीमारी के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी वैक्सीनेशन से लेके, इसकी एहतियाती तदाबीर से लेके, इसके सिम्टम से लेके और फिर आगे जब आपने खबरें सोशल मीडिया पे कल से जो गर्दिश कर रही हैं उस पर आपने सुना है कि मंकी पॉक्स या तो बहुत लाइट भी हो सकते हैं हरमीत पाजी, या इतने एक्सट्रीम पर जा सकते हैं कि खुदा ना खासा वो कैंसर का मौजब भी बन सकते हैं। हालांकि सोहा हमारे पास जिस किस्म के तस्वीरें और जिस किस्म के विजुअल आ रहे हैं, मुझे तो डराने वाले हैं,
यकीनन खौफ होना भी चाहिए, एहतियात भी होना चाहिए, लेकिन जिस तरह कोरोना आया था सबसे पहले तो ये हुआ कि शुरुआत में बहुत सारे लोग उसको लाइट ले रहे थे और फिर उसका नुकसान बहुत हुआ। खुशकिस्मती ये थी कि पाकिस्तान में नहीं हुआ, दीगर ममालिक में बहुत ज़्यादा हुआ। अगर मैं मन की पॉक्स की बात करूँ, जिस किस्म से ख़बरें आ रही हैं, जिस किस्म से तेज़ी से ख़बरें आ रही हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि जो तस्वीर आ रही हैं वो यकीनन दिल दहला देने वाली हैं, तो मेरे ख्याल में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना होगा, क्योंकि मैं करीब से देख चुका हूँ ये सारी चीज़ें बाहर दुनिया में, और वहाँ पे मैंने ये देखा है कि बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला होता है जिस शख्स इसमें मुब्तला अगर हो जाता है तो बड़ी कर्ब से गुजरता है, और जिस्म से मैंने तो ये भी देखा है कि वो ब्लड हल्का हल्का निकलता है और फोड़े से निकले होते हैं, तो यकीनन आपको समझ नहीं आती है, और जिस किस्म से वो खारिश होती है, जिस किस्म से तकलीफ़ होती है, ना आपको बैठ सकते हैं आराम से, ना उठ सकते हैं, तो यकीनन मेरे ख्याल में अगर जो चीज़ अब आई है, थ्रेट है हमारे मुल्क में, और इस पे तो हमें इस हवाले से एहतियाती तदबीर तो इख्तियार करनी चाहिए एहतियात, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सेगमेंट डोंट मिस इट आउट की सेगमेंट में डिटेल में आपको बताएंगे कि दरअसल बीमारी है क्या, इसके साइड इफेक्ट क्या है, एहतियाती तदबीर आपको क्या क्या करनी चाहिए। और तो इससे आगे बढ़ेंगे, एक ट्रेलर भी है हमारे पास गुड मॉर्निंग पब्लिक के आज के रनडाउन का हिस्सा, वो भी आपको ट्रेलर दिखाएंगे, किस मूवी का है, टू बी कंटिन्यूड, हम आपको डिटेल में बताएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये सेगमेंट जो है प्रोग्राम में शामिल करने का मकसद ये, बिकॉज रेशो जो पिछले पूरे एक साल में देखी गई है ब्रेन ड्रेन की, हरमीत पाजी हम बहुत बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तान की क्रीम ज़हीन तलबा और तालिबात जो है वो जॉब के गर्ज से जब पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में रिहाइश वजीर होते हैं तो किस तरह से उनकी इकॉनमी या उनकी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान उनकी एक्सपर्टीज़ से महरूम हो जाता है। लेकिन अब हम ब्रेन ड्रेन के अलावा अगर बात करें तो इतनी बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात डिग्री हासिल करने के बाद या पढ़ाई के गर्ज से भी कितना प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तान से जाकर ही हमारी कामयाबी हो सकती है, या पाकिस्तान से जाना ही बाय हुक और बाय क्रूक ही हमारे लिए एक वाहिद रास्ता है अगर हमने मुस्तकबिल को ब्राइट करना है। आपने देखा होगा, आप भी जिन स्टूडेंट से मिलती हैं, जिन के लोग आपके आसपास के लोग जो आपसे मिलते हैं, उनका भी दूसरा सवाल भी होता है और जवाब भी ये होता है कि भाई पढ़ाई के बाद हमने जाना है बाहर। तो ये तो अब आम हो गया, और ये इनसिक्योरिटी जो है बढ़ती जा रही है, जो मुल्क के लिए खतरा है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, गैर कानूनी तरीकों से बाय हुक और बाय क्रुक जिसे कहते हैं कि बस हमने बाहर जाना है, हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। जैसे हम कल लीबिया की खबर दे रहे थे, वो कोई समुद्री रास्ता हो, हवाई रास्ता हो, स्मगलिंग हो इंसानी, इस तरह की बहुत सारे रास्ते अख्तियार करके तलबा और तालिबात खासतौर पर नौजवान बड़ी तादाद में ये चाहते हैं कि बस चले जाए पाकिस्तान से, वही हमारा मुस्तकबिल है। खैर इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, कितनी बड़ी तादाद में जो नौजवान है अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं, और अगर आपने सबक नहीं सीखा उन तमाम तर वाक़यात से जो कि नौजवानों के साथ पेश आए हैं और जिनकी खबरें हमने आपको दी हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की गुड मॉर्निंग पब्लिक में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारा, आपका और हम सबका फेवरेट सेगमेंट, यानी जिसे हम कहते हैं डेली डोज। सो अब बात कर लेते हैं डोज के बारे में थोड़ी सी। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक का डेली डोज जो है वो पहली सबसे खबर जो है वो है बेसिकली स्मोकर्स के लिए। अब वो तमाम लोग जो सिगरेट पीते हैं, वो एक वाहिद चीज़ जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये मौजब बन सकती है कैंसर का, साफ साफ सामने एक भयानक तस्वीर भी लगाई होती है कि ये हाल खुदा ना खास्ता आपका हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिगरेट पीने वाले कहाँ देखते हैं उस तस्वीर को, कहाँ देखते हैं उस तंबी को जो ऊपर लिखी होती है कि ये मौजब है कैंसर का। सिगरेट पीने वाले अफराद जो है, आपको पता है हरमीत पाजी, सिगरेट के पीछे जो एक फ़िल्टर लगा होता है, वो फ़िल्टर बेसिकली डिस्पोज ऑफ इतनी जल्दी नहीं होता। वो आप कहीं भी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो वो डिस्पोज ऑफ करना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल होता है। सिगरेट पीने के बाद वो हम कहीं भी फेंक देते हैं, अगर हम उसको डस्टबिन में भी डालते हैं तब भी उसको डिस्पोज ऑफ करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अब डेली डोज की पहली खबर जो है बेसिकली वो इसी पर बेस करती है। एक नौजवान है जो कि समाजी तौर पर काफ़ी अच्छे काम करते हैं, समाजी कारकुन है, और इसके अलावा अवेयरनेस फैलाने के लिए उनकी कोशिश होती है अनोखे काम करके लोगों को अवेयर किया जाए। अब जनाब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने माहौल दोस्त अफराद है जिन्होंने कम्युनिटी है, अवामी शऊर के लिए सिगरेट के 6 लाख से ज़ायद टुकड़े, यानी वो जो फिल्टर की मैं बात कर रही हूँ, उसको जमा किया। अब ये एक पहाड़ लग रहा है, आपको सीन बड़ा क्लियर है। जमा करने का मकसद ये कि अवाम को बताना कि ये जो आप फिल्टर कहीं भी फेंक देते हैं ये कितना बड़ा मौजब बनता है उन बीमारियों का जो कि आपके इर्द गिर्द आजकल एग्जिस्ट करना शुरू हो गई हैं आपकी आबो हवा तब्दील होने की वजह से, और इसको अगर आपको डिस्पोज ऑफ करना है तो आप कहीं भी मत फेंके। कोशिश करें कि इसको उन्हीं जगहों पर फेंका जाए जहाँ पर ये आसानी डिस्पोज ऑफ हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि हरमीत पाजी ना समंदर में, ना पानी में, ना कूड़े में, ना आग जलाने से ये बहुत कम ऐसा होता है कि ये आसानी से जो है तलफ की जा सके। तो ये अवेयर करने का एक मकसद था, जो पहाड़ बनाकर 6 लाख टुकड़ों का इन्होंने आवाम को वहाँ इकट्ठा किया,
और जी आवाम को अवेयर किया। तो ये अवेयरनेस आप भी लें थोड़ी सी, इसको हर जगह कहीं देखिए ना सुहा, फेंक दिया बिल्कुल करें। आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर हम मैं सिगरेट की बात करूं या हम अभी अपने मुल्क की बात करें, तकरीबन 1200 जो है नौजवान डेली वो आके सिगरेट की नशे में वो आदी हो रहे हैं और डेली ये तादाद बढ़ती जा रही है। मैंने 1200 जो है 2021 और 20 की रिपोर्ट के हवाले से आपको बताया, लेकिन अगर हम देखें तो ये तादाद अब बढ़ती जा रही है और यकीनन आपके सेहत के लिए तो है ये नुकसानदेह। और जिस तरह आपने जिक्र की कि जो सिगरेट का डब्बा होता है उसके ऊपर लिखा होता है बाकायदा कि आपकी ये कंडीशन हो सकती है, और बल्कि आपने जितने हॉस्पिटल में हम जाते हैं देखते हैं तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारी मिसालें मौजूद होती हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो आपकी सेहत का जो है हुलिया वो बिगड़ जाता है, आपकी तबीयत नासाज रहती है, लेकिन साथ साथ जो माहौल है जिस तरह हम देख रहे हैं कि जिसकी वजह से वैसे भी तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं और तरह तरह की बीमारी जिस किस्म से आ रही हैं, उसकी भी वजूहत ये है कि हमने अपने कुदरत को, नेचर को खुद नुकसान पहुंचाया। और इसी तरह चाहे वो धुएं की सूरत में हो, गाड़ियों की पोल्यूशन हो या दीगर फैक्ट्रियों की, तो ये जो धुआं है ये माहौल के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है। और मेरे ख्याल में नौजवान ने ये एक अच्छी मुहिम का आगाज़ किया और एक मैसेज देने का उन्होंने एक मैसेज दिया है। इस तस्वीर को अगर आप देखें, जो पहाड़ यानी हमें तो नज़र नहीं आता, यहाँ से फेंका, वहाँ से किसी कोने से हमें मिला, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितने किन किन कोनों में कितने सारे फिल्टर जो हैं पड़े होंगे और उसका कितना उसका नुकसान होगा। तो यकीनन ये एक मेंशन करना था कि एक थ्रेट है हम सब के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे इस कुदरती इस पूरे निज़ाम को एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो उर्मिल बाजी इस लाइन को ज़रा इंटेंसिटी से लें कि तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है, लेकिन अगर तंबाकू नोशी आप करते हैं और अगर आप इसके आदी हैं तो है तो नशा, हम इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते, लेकिन जो फिल्टर्स है उसको ख़ास तौर पर तलफ करने के लिए कोशिश करें कि उसको कहीं भी ना फेंक दें, ये माहौल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली डेली डोज आपको देते हैं। अगली खबर जो है, वैसे मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करती हूँ इस बात पर कि जहाँ भी कोई अच्छी खबर मैं सोशल मीडिया पर देखती हूँ भी कल, और सोचती हूँ कि अपनी टीम से बोलूँगी कि इसको प्रोग्राम में शामिल करें। हमारी टीम बड़ी क्विक है, दस्ती वो जो है ना पूरी की पूरी स्टोरी वो कवर कर लेते हैं और डेली डोज में डाल देते हैं। अब ये खूबसूरत सा जो पीरू की पहाड़ियों में ये सदियों से बहने वाला सुर्ख दरिया है, और ये दुनिया का ऐसा दरिया है अमीत पाजी जो कई मकामात से तो इतना तंग हो जाता है कि कहीं बस मीटर सेंटीमीटर्स तक रह जाता है। और अगर आप इसकी बात करें तो ये बेसिकली इर्द गिर्द जो इसके पहाड़ी है अमीत पाजी, उसका रंग भी सुर्ख ही है, नारंगी हो गया, सुर्ख हो गया, गुलाबी हो गया। और इर्द गिर्द से आपको पता है पहाड़ों से जब पानी नीचे गिरता है तो वो और भी खूबसूरत, कई मकामात पे तो ये जामी शीरी वाली फील दे रहा है हमें। वैसे अभी भी रमज़ान गुजरा है, आपको पता है, दूध में जामी शीरी डाले तो ये इस तरह की कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपको मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपने तो फरमाया, मैं भी यही सोच रहा था कि रंग जो है रमज़ान में हमने बहुत ज़्यादा वो पिया है, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रूह अफ़ज़ा की नहरें जो हैं उसमें दूध डाल के वो बह रही हूँ। लेकिन वैसे अगर पेरू की बात की जाए सुहा, एक तो जंगलात बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, तारीखी लिहाज से इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और फिर अगर हमने देखा ये जो गुलाबी और नारंगी किस्म का ये दरिया बहता है शाम की तरफ बल खाता हुआ, और आसपास देखें तो बड़ी खूबसूरत ग्रीनरी है। लेकिन वहाँ पे पीरू एक तो हिमालयन के बाद सबसे ऊंची चोटियाँ जो है वो पीरू में है। और फिर हमने वहाँ पे ये भी देखा है मुख्तलिफ विजुअल में कि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी रंग बदलती हैं, मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत घास जिसमें सुर्ख, नीली, पीली किस्म की जो घास है वो वहाँ पे उगती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कुदरत के ये नज़ारे कितने खूबसूरत होंगे। और फिर इस ग्रीनरी में ये रूह अफ़ज़ा की बना, दूर से तो अगर आप ज़्यादा प्यासे हैं तो आप कहेंगे भाई रूह अफ़ज़ा की अच्छा ये 100 किलो से गुजर रही है तो आप नोशी कर लेते हैं। 100 किलोमीटर की मुसाफत पर ये जो दरिया है ये क्यूसेको के पास है, और इसीलिए इसको दरिया क्यूसेको भी कहा जाता है। और लोग इसे बहुत अच्छा पता है, जो इसका टाइम पीरियड होता है हरमीत पाजी वो होता है दिसंबर से ऑनवर्ड अप्रैल तक। तो लोग जो है वो पूरी दुनिया से, जैसे हम देख रहे हैं तो बस ख्वाहिश है इस चीज़ की कि हम भी वहाँ जाकर कुछ पिक्चर्स क्लिक करें, बिकॉज थोड़ी अनयूजुअल सी चीज़ है ना, मतलब रियलिटी से इतनी ज़्यादा रिलेट नहीं करती। रियलिटी में अच्छा, वैसे इसमें डुबकी भी अगर लगाएंगे तो पूरे सुर्ख होके निकलेंगे आप, पूरे रूह अफ़ज़ा निकलेंगे। बस आशिक जो है वो इसमें डुबकी लगाए और दरिया के उस पार तो आप जाएंगे नहीं, बस ये आप डूबे और डूब कर इस चीज़ का सबूत दें कि आप कितने बड़े आशिक हैं। लेकिन ऑल दो अगर आप इसकी खूबसूरती की बात करें तो कपल्स खास तौर पर हम आशिकों की बात कर रहे हैं तो बड़ी तादाद में इस मकाम को घूमने फिरने के लिए सयाह के तौर पर जाते हैं और बड़ी तस्वीर खिंचवाते हैं। और इसके जो टाइम पीरियड होता है खासतौर पर इस खूबसूरत रंग का जो पीक टाइम होता है वो दिसंबर से ऑनवर्ड अप्रैल तक होता है। तो खासतौर पर आजकल ये सीज़न है, पीपल आर गोइंग ऑन एंड ऑफ, तो वो जाते हैं और जाकर इस मकाम को, कुदरत के हसीन नज़ारों को एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, हम भी आगे चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है
क्या लिखने वाले ने वैसे खूब ही लिख दिया है, लिखने वाले ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। लिखने वालों ने सोच के लिखा है कि अगर आपका दिल में बच्चा और आपके अंदर जात के बच्चा जिंदा है तो फिर आपकी उम्र जो मर्जी हो, उम्र सिर्फ डिजिट होती है। बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए ये जो आसमानी झूला, वैसे मैं तो इसको आसमानी झूला ही कहती होती थी बचपन में, पता नहीं अब आप लोग जो टीवी के उस तरफ हमें देख रहे हैं आप लोग इसे क्या कहते थे, लेकिन मुख्तलिफ इन झूलों के नाम होते हैं। अब आपको पता है बाकी सारी की सारी बाल्टियां जो है उसमें बैठे हुए बच्चे, अब एक सीट जो है वो जी ये बाबा जी हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया सीट पे, कहा ना मैं बैठूंगा और किसी को नहीं बैठने दूंगा, और कैसे गोल 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 घूम के बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। अनवीता जी बचपन की यादें ताज़ा हो रही है, एज कुछ नहीं होती। वैसे मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि जो लम्हा है उसको उसी तरह एंजॉय करें, और जो ज़िंदगी, अब बात आपने दुरुस्त की कि दिल तो बच्चा है, और मेरे ख्याल में जो यादें हैं दोबारा उस यादों को ताज़ा करना जो है मेरे ख्याल में लाजिम है। चाहे आप पुराने दोस्तों के साथ बैठते हैं जो बचपन के, फिर पुरानी बातें और उससे बहुत कुछ चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आप उस लम्हे में, उस पास में चले जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नई आ जाती हैं आपके सामने। लेकिन मैंने तो खैर इसको कवर भी किया है। सो जब मौलाना फजल रहमान साहब का धरना था कश्मीर हाईवे पे, तो हम जब जाते थे वहाँ पे जितनी पार्क्स बनी थी वहाँ पे जितने मुख्तलिफ इलाकों से, दूर दराज इलाकों से लोग आते थे, उनके लिए चीज़ नहीं भी थी, और उसमें बुजुर्ग जो थे वो भी बैठे होते थे। फिर उस पर कई स्टोरियाँ सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई थी। तो अब ईद है, ईद का मौका था, तो बाबा जी ने कहा ईद का मौका तो हम ऐसे जाने नहीं देंगे। हाँ, तो फिर हम एंजॉय करते हैं। अब आप लोग मुझे अपने, हमारा आपको पता है ऑन एंड ऑफ इस तरह की क्लिप्स हम सोशल मीडिया पे जरूर डालते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा कि आप इस झूले को क्या कहते हैं। वैसे मेरे सुनने में आया कि इसको हम आसमानी झूला भी कहते हैं, डोली वाला झूला भी कहते हैं, लेकिन आपकी उम्र जो भी है, अगर आप 20, 25, 30 साल की उम्र आपको लगता है कि नहीं हम इस झूले में नहीं बैठ सकते, तो बच्चों का काम है इस बाबा जी से इंस्पिरेशन ले और कुछ सीखे कि भाई अगर आपके अंदर का बच्चा जिंदा है तो यू कैन डू एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर इन योर लाइफ। अच्छा जी, वी आर डन डेली डोज फॉर टुडे। एक क्विक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करने के लिए सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा, तमाम तर सूरत हाल में आपको पता है ख़त कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से लिखा गया है, जो कि चीफ जस्टिस को लिखा, जिसमें एक बात बड़ी क्लियरली उन्होंने करने की कोशिश की कि हालिया फैसला जो है वो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक को मजरूह कर रहा है। लेकिन सर आज की जो समाअत है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करनी है, तमाम तर आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट हुकूमत को पता होने के बावजूद भी किसी तौर पर भी हम जो है वो 21 अरब रुपए जारी करने के हक में नहीं है। आज की जो समाअत है, आप क्या लगता है कि उस खत का रिएक्शन या उस खत का जवाब वो समाअत हो सकती है? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जो स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा है और कहा है कि पार्लियामेंट की तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्लियामेंट की तौहीन हुई है, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है, तो इसी तरीके से जुडिशरी की भी तौहीन हो रही है, बिल्कुल, और अदालती फैसलों की भी तौहीन हो रही है। अदालत जो फैसले कर रही है उसको पार्लियामेंट मानने से इनकार कर रही है, और बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके आइन का भी मजाक उड़ाया जा रहा है और अदालती फैसलों का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इसलिए अगर वो जो कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 3 लोगों को पार्लियामेंट तलब करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत से लोगों को तलब कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर समेत, क्योंकि उन्होंने भी तौहीन अदालत की है। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। जब हम कहते हैं ना पार्लियामेंट की बालादस्ती, तो पार्लियामेंट की बालादस्ती खड़ी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, बिल्कुल। जुडिशरी की बालादस्ती खड़ी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, बिल्कुल। बुनियादी चीज जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर पाकिस्तान के रियासत का निजाम चलना है। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही मानने से इनकार कर दें, तो फिर कैसी पार्लियामेंट की बालादस्ती और कैसे जुडिशरी की बालादस्ती। तो आज जो फैसला आएगा, जो अभी 11:30 के बाद या 11 के बाद जो प्रोसीडिंग शुरू होगी, तो मुझे तो उम्मीद है कि कुछ लोगों के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, और उसमें जब वो तौहीन अदालत लगेगी तो उनको तलब भी किया जा सकता है, प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। ये जो सारा जुडिशरी के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश है ना, और पार्लियामेंट को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। अगर आज इस मंतक को मान लिया जाए कि जनाब पार्लियामेंट कह रही है कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर आइंदा कोई भी हुकूमत पार्लियामेंट को ढाल बनाकर इलेक्शन से इनकार कर देगी। लेकिन सर, हमने तो सुप्रीम कोर्ट को पंचायत बना दिया ना, हमारे वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि पंचायत नहीं होनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को पंचायत हमने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट को पंचायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बनाया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। पिछली पेशी के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कहा
कि आप हमें कुछ टाइम दें, हम सियासी जमातों के साथ मफाहमत करना चाहते हैं और सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला तय करना चाहते हैं। ये अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम की बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी कि कुछ हमें वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर वक्त दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप इस तरह से कोई तस्वीर करना चाहते हैं तो आप कर लें, अदालत उसकी गुंजाइश निकालेगी। क्योंकि अदालत तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन अपना फैसला सुना चुकी है 14 मई को इंतखाबात के हवाले से, लेकिन आपने उसको मानने से इनकार कर दिया है। तो ये कहना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है, भाई आप ही ने तो पंचायत बनाई थी, आप ही ने तो उनसे इजाजत मांगी थी, आप ही ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सलमान साहब इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? अगर हम देखें पार्लियामान का टकराव अदालत से है, वज़ीर आज़म हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा कि जिस तरफ इशारा किया गया कि उनको हम पार्लियामान में वो उनसे जवाब तलब करेंगे, तो इस किस्म की सिचुएशन है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सियासी मुज़ाकरात वो भी नाकाम हमें नजर आते, कोई बैठने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या होगा मुस्तकबिल, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लग तो यही रहा है कि पार्टियां बैठने को तैयार नहीं, अदालतों की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, हुक्म मानने को तैयार नहीं, तो तीसरा रास्ता कौन सा आपको नजर आता है कि इनको बिठाएं, ये हल इस मुल्क को किसी दुरुस्त समत पे गामजन करें? देखिए, एक रास्ता निकालने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि जी मुल्क में एक ही इंतखाब होना चाहिए और सब ने कहा कि इलेक्शन एक वक्त पे हो और जनरल इलेक्शन हो। तो अब जनरल इलेक्शन अक्टूबर में होने थे ना जी, तो इमरान खान ने कहा कि जी वो जून जुलाई के अंदर आम इंतखाबात कबूल कर सकते हैं। हुकूमत के अंदर से भी कहा गया कि हमने आम इंतखाबात का रास्ता निकालना है। सिराजुल हक ने भी कहा कि बड़ी ईद के बाद इंतखाबात हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिया था हुकूमत को कि जो इंतखाबात आपने अक्टूबर में कराने हैं वो अगर आप जुलाई में करवा लें तो इससे सब लोग आपस में इत्तफाक करके आम इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। अब उस मौके को पार्लियामेंट ने और हुकूमती जमात ने खो दिया है। बकौल आपके, आपने भी कहा कि अब मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम है। असल मसला ये है कि हमीद साहब ये इस साल इंतखाबात चाहते ही नहीं है, ये अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं चाहते। ये हुकूमत के अंदर लोग कहते हैं कि हम तो 2024 में इलेक्शन करवाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि जो हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, अब सुप्रीम कोर्ट उसका पीछा कर रही है कि इलेक्शन करवाने हैं। तो लेट्स सी कि आज सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या फैसला करेगी जिसकी बुनियाद पे हुकूमत इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियन जिस तरह कह रहे हैं कि आप लगा दो, तौहीन अदालत लगा दो, जो भी लगना हम तैयार हैं, एक तरफ जिस किस्म से क्लियर मैसेज जा रहा है और जिस तरह वजीर कानून जो है, वजीर दाखिला के बयान जो हैं वो भी आपने देखे हैं, आपके सामने सारी चीज़ें, क्या लगता है सर को बहुत बड़ी सपोर्ट है इस किस्म की ताकतवर हल्कों की सपोर्ट हासिल है जिस किस्म से हम जो डिठाई देख रहे हैं, जिस किस्म से वो आके टकराव की सियासत कर रहे हैं? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। 150 लोग यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। ये पूरी पार्लियामेंट तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट जितनी भी ज्यादा ताकतवर हो जाए, असल फैसला तो कॉन्स्टिट्यूशन का चलेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिवेल करना है। अच्छा, अब ये हुकूमत चाह ये रही है कि उनको भी पता है कि हमारे खिलाफ फैसला आ सकता है और वो पार्लियामेंट को ढाल बना के खुद को सियासी शहीद बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि जब हम आवाम में जाएं तो हम कहें कि हमें तो जुडिशरी ने निकाला है। देखिए, एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन ये भी तो बता दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर को बाहर अगर निकाला जाता है तो क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल बजा की है हरमीत, कि हुकूमत ये तासुर दे रही है कि हमारे एजेंडे के साथ इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी है। अब देखिए, दूसरी बात ये है कि अब पाकिस्तान में अगर इलेक्शन होंगे तो इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन चाहती है, अगर इलेक्शन नहीं होंगे इसका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट भी इलेक्शन नहीं चाहती है। तो ये गेम जो है बुनियादी तौर पे जिस पे कहते हैं क्रिटिसिज्म, तो एस्टैब्लिशमेंट पे भी आ रहा है। एस्टैब्लिशमेंट को भी ये देखना है कि जनाब आपने को रास्ता निकालना है जिससे अफाम तफहीम की बात आगे बढ़ सके और इंतखाबात हो सके। क्योंकि देखिए, कोई जमहूरी अमल इंतखाबात के बगैर आगे नहीं चलता। अगर आप अक्टूबर की बजाय जुलाई में इलेक्शन करा लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, मुझे बताइए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 2 सूबों के इलेक्शन ना हो और जनरल इलेक्शन हो तो फिर आपको जुलाई में इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। सर देखिए सलमान साहब, हमारे हाथ तो इस हवाले से बंधे हुए कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट की बात इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट सामने आती है। DG ISPR जो है उन्होंने बड़ी क्लियरली, काफ़ी दफ़ा वैसे पहले भी हुआ है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम गैर सियासी हैं। हाँ, जो पर्सनल सियासी ताल्लुकात है वो हो सकते हैं, वो रहे भी हैं, वो आगे भी रहेंगे, उसको हमने कैरी किया और उसको आगे भी कैरी करते रहेंगे। सर मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं। एक डायरेक्शन में जाने के लिए हम PTI या इत्तेहादी जमातों को देखते हैं कि एक कदम
2 कदम बढ़ाए जाते हैं लेकिन 10 कदम पीछे कर लिए जाते हैं। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि सालसी का किरदार चले जमात इस्लामी ने अदा करने की कोशिश की, मुलाकातें की शहबाज शरीफ से और इमरान खान से, फिर कमेटियां बन गई, लेकिन अब जो है वो बात ये की जा रही है कि ये इत्तेहादी जो है वो मिलकर बात कर सकते हैं इमरान खान से या पीटीआई से। इस बारे में क्या बात बढ़ाना चाहते नहीं है या बात बढ़ती नहीं है? आपको क्या लगता है मुज़ाकरात हो जाएंगे, हो सकते हैं, बात तो आगे बढ़े? देखिए 3 किरदार हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहते हुकूमत के अंदर। कौन? एक मौलाना फजलुर रहमान साहब है, एक मरियम नवाज साहिबा है और एक नवाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ भी मफाहमत चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी भी मफाहमत चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि जिनके हाथ में आपने अपना रिमोट कंट्रोल पकड़ाया हुआ है, फजलुर रहमान साहब को, नवाज शरीफ को और मरियम को, वो तो मुज़ाकरात नहीं चाहते। तो और ये जो मुज़ाकरात मैं मौलाना फजलुर रहमान को कन्विंस कर लूंगा। कौन कहते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी। पहले बिलावल भुट्टो साहब अपने आप को तो कन्विंस कर लेना, फिर वो बाद में चले जाइएगा मौलाना फजलुर रहमान को। बिलावल साहब तो बेचारे बादशाह आदमी है, जो मुंह में आता है कह देते हैं। बात यह है कि वहाँ पीपल्स पार्टी में असल पावर जो है बिलावल भुट्टो नहीं है, पीपल्स पार्टी में असल ताकत का मुंबा आसिफ अली जरदारी है, और वो मफाहमत की तरफ आगे बढ़ेंगे और नवाज शरीफ को और फजलुर रहमान को राजी करेंगे तो हो सकती है बात। फजलुर रहमान बिलावल को तो बिल्कुल मानते ही नहीं है, तो उन्होंने उसकी बात की मुफाहमत क्या माननी है। इसलिए बिलावल साहब जो मर्जी कहते रहे, असल कार्ड अगर खेलना है तो आसिफ अली जरदारी को खेलना होगा। लेकिन मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस वक्त मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर। सर एक और टर्म बिलावल जी सलमान साहब, अगर हम देखें, अगर ये सूरत हाल इस पे अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर तहरीक इंसाफ के पास कौन सा रास्ता है कि वो इनको तहरीक इंसाफ के, तो माजी में मैंने देखा वो निकल आए, कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए एक रास्ता तो अदालत के पास है जो अदालत निकालने की कोशिश करेगी। अच्छा, तहरीक इंसाफ के पास रास्ता ये है कि वो सड़कों पे एहतजाज करेगी, और उसके अलावा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो कोई हुकूमत तो नहीं है। अब इमरान खान ने उसकी तरफ इशारा भी किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। अब लॉन्ग मार्च करना, एहतजाज करना, वो सियासी जमातों का अपना हक है, लेकिन मसला ये है कि मुझे लगता ये है कि रास्ता जो है अव्वल तो निकलना चाहिए था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग से, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पा रहा। और अगर ये नहीं निकल पा रहा तो फिर दूसरा रास्ता जुडिशरी है, उसके ऊपर उसके जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपने वहां से भी रास्ता नहीं निकालना तो फिर पाकिस्तान में सवाए टकराव के अलावा, महाजराई के अलावा, कशीदगी के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। देखिए मसला सिर्फ सियासी नहीं है, यहाँ इदारों के साथ भी टकराव चल रहा है ना, जुडिशरी के साथ भी ऐलान जंग किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। मैं कह रहा हूँ कि जुडिशरी की भी तौहीन हो रही है। तो अगर दोनों इदारे आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो जाएं तो फिर कौन सी रियासत बचेगी, कौन सा मुल्क बचेगा और कौन सा आइन बचेगा और कौन सी सियासत और जमहूरियत बचेगी इस मुल्क के अंदर। ठीक है सलमान साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि बात सिर्फ सियासतदानों या अपोजिशन या हुकूमत के दरमियान नहीं रही, इदारे आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन आज आपके इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उनकी तरफ से एक अहम फैसला जो कि समात 11 बजे के बाद शुरू होगी, वो आना भी बाकी है, जिससे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मंकी पॉक्स के बारे में डिटेल में हमने प्रोग्राम में बात करनी है और ये सेगमेंट पूरा अवेयरनेस का सेगमेंट है। डोंट मिस इट आउट, क्योंकि अगर हम मंकी पॉक्स की बात करें तो 2 केसेस जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पता चलने के बाद उसको तो फौरी तौर पर देखा गया है कि तमाम लगेजेस जो हैं या पूरा एरिया जो है उसको स्प्रे भी किया गया है और उसको वैक्सीनेटेड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन घरों पर रहकर आप क्या एहतियात कर सकते हैं? या मंकी पॉक्स के केसेस की अगर हम बात करें तो 9 से ज़ायद केसेस अब तक हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान के। अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स पर, एग्जिट पॉइंट्स पर, एंट्री पॉइंट्स पर या अपने घरों में आप किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। ऑल्दो हमने देखा है कि बचपन से वालिदैन ख़ास तौर पर देखते हैं कि बच्चों को मंकी पॉक्स हो जाते हैं, लेकिन ये इस दफ़ा की जो वबा है, ये इस दफ़ा की जो सिचुएशन आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये कितनी अलार्मिंग है? या सिर्फ डराने की हद तक या सिर्फ आपको सिर्फ अवेयर करने की हद तक इस पर इतनी बातचीत की जा रही है? लेकिन आपको पता है कोविड-19 का टाइम भी हरमीत पाजी हमें इस हवाले से याद है कि हम इनिशियली काफ़ी डर गए थे, काफ़ी खौफ था, लेकिन उसके बाद जितनी इंटेंसिटी से कोविड-19 के हमले पे दर पे होते गए और लोग इतना शदीद मुतासर हुए तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। या अगर हमारे हेल्थ सिस्टम की बात करें तो बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स ना होने के बावजूद भी हमारे मुल्क में हेल्थ सिस्टम ने बहुत तगोदो की, बहुत कोशिश की और आम लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया।
तो ये भी सिचुएशन मंकी पॉक्स को लेके इस वक्त अलार्मिंग है। इस पर बात भी करनी चाहिए, आपको एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि घरों की अगर अमित पाजी हम बात करें तो बच्चों को ये बचपन में या बड़े होकर आपको पता है रैशेस की एक सूरत होती है ना, आपके फेस से या हाथों से कहीं से स्टार्ट होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं। उसके बाद बाजू का तो कहा जाता है कि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वक्त लेता है, ठीक हो जाता है। कुछ घर में आपको पता है वालिदैन कुछ एहतियात बताते हैं, वो करनी होती है। अब का जो मंकी पॉक्स है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर ये एक्सट्रीम पर जाता है तो खुदा ना खासा कैंसर का मौजब भी बन सकता है। तो इस सारी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए आज जो स्पेशल डॉक्टर होंगे हमारे साथ वो इस हवाले से सजेस्ट करेंगे। लेकिन हमीद पाजी इस हवाले से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी हम देख रहे हैं ट्वीट्स और वीडियोस, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स, उस हवाले से बात करना या लोगों को अवेयर करना भी ज़रूरी है ताकि लोगों को पता हो कि आपने इस दफ़ा इसको लाइट नहीं लेना। देखिए सोहा, अगर हम देखें इस्लामाबाद में अब 2 केसेस आ गए हैं और रावलपिंडी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन मैं हॉनेस्टली मैं हॉस्पिटल कल गया हूँ, देखा है मैंने, पोली क्लिनिक भी देखा है, दीगर भी देखा है, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं देखे कुछ इस किस्म के इंतजाम जो होने चाहिए हैं। क्योंकि आप जिस तरह जो जिक्र करी हो, जिस चीज़ की निशानदेही करी, इस चीज़ को हल्का नहीं लेना चाहिए। आपने दोस्त फरमाया कि कोविड को भी बहुत सारे ममालिक में बड़ा लाइट लिया गया था, और अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम थे, बहुत कोशिशें की गई। जिन्होंने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो हमने देखा वो लाशें उठती हुई देखी। उस वक्त मुश्किल था इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, जिन शहरों में जिनमें मुझे याद है कि सन्नाटा छाया होता था और घरों तक ही हम महदूद होते थे। और सबसे बड़ा मसला ये था कि एक दूसरे से जो हाथ मिलाने का था या बात करना, उसमें भी अगर किसी को छींक आती थी तो खौफ जो है एक आलम होता। तो अब ये जो सिचुएशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेशेंट आ रहे हैं, अब कराची में भी मेरे ख्याल में अमले की नाकिस कारकर्दगी की वजह आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह चेक होना चाहिए था। आप कराची की सूरत हाल की बात कर रहे हैं, अस्पतालों में कितना हाई अलर्ट जारी किया था इस हवाले से और क्या सिचुएशन है, इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत हैं। आपका आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा इस हवाले से कि हम अगर कोविड-19 के एरा की बात करें तो हमने बहुत सारी एहतियाती तदबीर लोगों को करने के लिए कहा था, लेकिन इंटेंसिटी का अंदाज़ा हमें उस वक्त तक नहीं था अनटिल और अनलेस हमने उसकी इंटेंसिटी को फील नहीं किया, पे दर पे केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। मंकी पॉक्स के हवाले से हाइप काफ़ी ज़्यादा हो गई है सोशल मीडिया पे। इज़ इट रियल? ये ऐसा है क्या ये वायरस इतनी इंटेंसिटी के साथ लोगों को इफेक्ट कर सकता है, या इसको उतना ही नॉर्मल लें जितना पहले बच्चों को बचपन में हो जाता था और वालिदैन उसको कोप अप कर लेते थे? बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी भी वबाई अमराज के बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कितने भी कोई बड़े साइंसदान हो, कोई भी हो, कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता था कि कोविड-19 1.5 करोड़ के करीब जाने ले जाएगा और इतनी तबाही कर जाएगा। लेकिन जो मंकी पॉक्स है, इसका बिहेवियर बिल्कुल फ़र्क है और ये बहुत पुरानी बीमारी है, कोई नई बीमारी नहीं है। और जैसे आपको मंकी के नाम से भी पता है, ये जूनोटिक वायरस है जो अफ्रीका में स्विच हुई एनिमल टू ह्यूमन, और उसके बाद ये एंडेमिक है पूरी दुनिया में तकरीबन 70 से ज़्यादा मुल्कों में, और अक्सर केसेस होते रहते हैं। ये 2 केसेस जो अभी तक कंफर्म हुए हैं, ये दोनों इंपोर्टेड केसेस हैं। पाकिस्तान से आज तक कोई केस ओरिजिनेट नहीं हुआ। अच्छी चीज़ तो ये है। और ये दोनों ही सऊदी अरेबिया से आए हैं, और सऊदी अरेबिया में आपको पता है कि इस वक्त बहुत रश है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का सीज़न चल रहा है और अब हज का सीज़न आने वाला है। और एक जो इसमें से फ़र्द है वो टैक्सी ड्राइवर था और वो इलीगली रह रहा था और उसको डिपोर्ट किया गया और उसको कन्फाइनमेंट में रखा गया। कन्फाइनमेंट के अंदर ही बीमार हुआ जद्दा में, और वो उसको एयरपोर्ट पे उसी तरह ले गए। एयरपोर्ट की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी उसकी सर्वेलेंस में फेलियर हुआ, बहुत बड़ा फेलियर हुआ, और वो बोर्ड हो गया फ़्लाइट पे टू इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद की फ़्लाइट पे भी उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसको पैरासीटामोल दे के लिटा दिया गया पिछली सीट पे। और फिर ग्राउंड अथॉरिटीज़ को नहीं बताया गया, जो इनका फ़र्ज़ अव्वल होता है किसी भी एयरलाइन का, कि मैनिफेस्ट इनको उन्होंने हैंड ओवर करने होते हैं पैसेंजर। तो अब उनके गिर्द कितने पैसेंजर्स बैठे थे और कौन कैबिन क्रू था, कौन उधर इमिग्रेशन पे कहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि ये सांस से तो फैलती नहीं है, ये फैलती है डायरेक्ट कांटेक्ट से। और कांटेक्ट अगर आपके जो इसमें अलामात यही होती हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म का टूटना, और 7 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। उसके बाद रैश निकल आती है,
जो शुरू पे एक लाल सी फ्लैट रैश होती है हाथों पे और चेहरे पे, और उसके बाद उसमें वेजिकल्स फिंसियाँ बन जाती हैं और उसमें से पानी रिसना शुरू हो जाता है। और वो पानी से ही हम टेस्ट करते हैं PCR, क्योंकि वो पानी में वायरस मौजूद होती है जो फिंसियों से निकल रहा होता है। उसी पानी को अगर किसी और से टच हो जाएगा तो जाहिर है उसको वायरस मुंतकिल हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती है। डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि इंतजामात के हवाले से जो आप फरमा रहे हैं, तो इंतजामात क्या हैं, क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? और दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि इसके वैक्सीन जो है वो हमारे यहाँ नहीं है, तो उसके लिए क्या लायामल है सर? जहाँ तक इंतजामात का है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बॉर्डर कंट्रोल होगा, जिसको फाल करना बहुत ज़रूरी है। वो डायरेक्टली हम तो नहीं देखते, सिविल एविएशन अथॉरिटी देखती है और फेडरल गवर्नमेंट देखती है, उनसे हमने ये शेयर किया है। और हमारे ख्याल में उस एयरलाइन को जिसको पता था कि उनके पास एक बीमार पैसेंजर है, उसको ज़रूर अलार्म करना चाहिए था और उनको फ़ाइन होना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इस तरह मैं समझता हूँ कि जहाँ पे फ़्लाइट ओरिजिनेट करती है वहाँ पे सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है, और ये होगा फ़्लाइटों के ज़रिए ही, क्योंकि हमारे वैसे तो बॉर्डर्स इतने हैं नहीं एक्टिव। इंडिया के साथ बॉर्डर ऑलमोस्ट हमारा क्लोज्ड है, तो इसलिए हमें बॉर्डर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और हमारा जहाँ पे अराइवल्स पे हमें बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस करनी चाहिए। और ये जो पैसेंजर्स आके हमारे माशरे में फिरते रहे, बीमार हुए और फिर दोनों पिम्स हॉस्पिटल गए, वो हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है जो हम कर रहे हैं कि उनके घर में किन किन से इंटरेक्शन हुआ, उनकी चादरें कहाँ थी, क्योंकि ये फैलती फिज़िकल कॉन्टैक्ट से है, चाहे वो चादर से हो, चाहे वो कंबल से हो, चाहे किसी सीट पे हो, उनको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो 20 हमने इनके कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए हैं उनमें अभी अलामात नहीं आई। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ कि किसी और में मुंतकिल हुई हो। और इसी तरह हमने हॉस्पिटल आइसोलेशन के लिए मुकर्रर करने थे, जो हमने कर दिए लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल, क्योंकि सबसे कॉमन एज इसकी 8 साल से 13 साल तक वे लोगों को होती है। लेकिन किसी उम्र के भी लोग हो सकते हैं, और ज़्यादा वल्नरेबल वो होते हैं जो इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, जिन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट कराया, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की फालिज की बीमारी है, उनको ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। जहाँ तक हरमीत ने बात की वैक्सीनेशन की, वो बिल्कुल ये इसकी अपनी वैक्सीनेशन कोई नहीं है। जो स्मॉल पॉक्स क्योंकि इसकी कज़न ही थी, और फिर चिकन पॉक्स भी इसकी कज़न है, ये वेरिसिला ज़ूनोटिक वायरसेस हैं, तो वही वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ होती थी इसके लिए यूज़ होती है। और वो अब क्योंकि स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट हो गई है दुनिया से कई दहाइयों से, तो इसलिए कोई बनाता नहीं है। लेकिन जॉइनीज एक कंपनी है, डेनमार्क में बनाती है, और हम राब्ते में हैं उनके। अभी इसकी वैक्सीनेशन, मैस वैक्सीनेशन तो कोई मुल्क नहीं करता, ना WHO की रिकमेंडेशन है, ना बिल्कुल वो करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो हमारे इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, जिनका लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट है, या कैंसर का प्रॉब्लम है, उनको करनी चाहिए। तो उनके लिए हम प्रोक्योरमेंट का हमने सिलसिला शुरू किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ को एड्रेस कीजिएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक और चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि देखिए हमने, जैसे आपने कहा कि बीमारी बहुत पुरानी है, बचपन से अपने इर्द गिर्द वालिदैन से हमने सुना है बच्चों को मंकी पॉक्स अक्सर हो जाते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी मतलब एक टाइम होता है ना, घर में काफ़ी लोग सुपरस्टिशियस भी होते हैं, कुछ देसी टोटके भी कर लेते हैं, सालन को तड़का नहीं लगाना, या आपने यहाँ पे कमरे में बंद रखना है, पास कोई चीज़ रखनी है, इस तरह की चीज़ें जो मैंने सुनी हुई है। करने का मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर करें बनस्बत इसके कि लोग पैनिक हो जाए ना। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुन ली है, कितना डिफरेंस है डॉक्टर साहब इस मंकी पॉक्स में, और जो अब दोबारा इंटेंसिटी के साथ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में फैल रही है, पाकिस्तान में इसके 2 से 3 कहा जा रहा है कि 9 केसेस सामने आ गए हैं। आप क्या समझते हैं कि इसका डिफरेंस उस मंकी पॉक्स से जो बचपन में होते रहे हैं वो और इसमें कोई फ़र्क है? इंटेंसिटी क्या और कॉन्टेजियस कितना ज़्यादा है, इस हवाले से बताइएगा कि ट्रांसमिटेशन जो है उसकी किस किस तरीक़ों से हो सकती है? कॉन्टेजियस तो डेफिनेटली है, लेकिन इसका सोर्स ट्रांसमिशन का सांस नहीं है। हाँ जी। इकट्ठे खाना नहीं है, टच करना एक दूसरे को है। ओके। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है, लेकिन सेक्सुअली भी एज सच सेक्सुअल डिजीज में इसको नहीं कैटेगराइज करते, क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट भी एक फिजिकल कांटेक्ट है, तो उसमें भी ये ट्रांसफर हो जाती है। जब जिसके जो वायरस है वो स्किन पे मौजूद होती है, जो सफ़र कर रहा होता है, उस स्किन को कोई भी टच करेगा, कोई कपड़ा टच करेगा और कपड़ा किसी और को टच करेगा तो ये होगी। ये उस तरह नहीं है, और इसकी मोर्टेलिटी बहुत नेग्लिजिबल है, 0.4%, यानी कि 200-300 लोग अफेक्ट होंगे तो उनमें से शायद एक कोई
बहुत बूढ़ा आदमी इससे जान से हाथ धो बैठे, अदरवाइज इट्स नॉट अलार्मिंग। लेकिन इसकी ये हमें फिर भी इवन देन एक जिंदगी भी बहुत बड़ी बात होती है, तो हमें सर्विलेंस इसकी डॉक्टर साहब, आपने कोविड में हमने बारहा आपको दावत दी और आपने बारहा ये बात फरमाई थी कि इस किस्म की चीज़ें आएंगी फ्यूचर में, और अब हम ये देख रहे हैं कि ये वबा भी फूट पड़ी है। अब आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरह हमने कोविड में ट्रीटमेंट का एक तरीक़ाकार होता था, उसके बाद आप आइसोलेशन में जाते थे, अब इसके हवाले से बताइएगा कि क्या क्या अब से अगर एहतियात करना है पूरे पाकिस्तानियों को, हम सब ने, तो किन किन चीज़ों पर अमल दरामद अब से अगर हमने करना है, तो क्या उसके हवाले से ज़रा आपसे जानना चाहिए। मेडिकल साइड पे तो हमने कर लिया कि हमने आइसोलेशन रूम्स तमाम हॉस्पिटल में पंजाब में कर लिए, PCR टेस्टों का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि वही इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। PCR हम नाक से या गले से नहीं लेंगे, वो स्किन के ऊपर से लेंगे जो वेजिकल है। और उसके बाद हमने डॉक्टर्स की, नर्सेज की, पैरामेडिकल की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी थी, जो हम अब इस वक्त कर रहे हैं। इसी तरह वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट है फॉर वेरी पीपल हु आर वेरी हाई रिस्क, तो उनके लिए और ये चीज़ें। लेकिन जो आम पब्लिक ने करना है वो यही करना है कि जो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं ज़्यादातर, तो सफाई निस्फ ईमान है हमारे, वो निस्फ ईमान हमारी ज़िंदगियों में आ जाए। अगर हम अल्लाह ताला का हुक्म है नमाज़ पढ़ना 5 वक्त, तो अगर 5 वक्त वज़ू करते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हमारी सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये कोई 12-14 दफ़ा तो बन जाता है हाथ मुंह धोना। ये ज़रूरी है, इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी एक अल्लाह की नेमत है जो इस वायरस को और कोविड वायरस को भी वॉश करती है हाथों से। और इसलिए चेहरे को धोना, हाथों का धोना बार बार। अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ लेते रहें, अपने आप को फिट रखें। अगर आप में विटामिन डी की कमी है या नहीं है, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन कर लें, आप बेहतर इसको फेस कर सकते हैं। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह कोई ऐसे एकदम पैनिक होने की या घबराने की बात नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। और ये एहतियात ज़रूरी है कि अगर किसी को बुखार हुआ है तो वो घर से ही काम करे, नहीं जाए, नज़ला जुकाम है घर पे ही बैठा रहे, क्योंकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन इसी तरह डॉक्टर साहब लास्ट इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि इसके सर लास्टली इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि इसके चांसेस रिकवरी के कितने टाइम पीरियड के बाद है, कितने हैं, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि बाजू का तो इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, एक टाइम पीरियड के बाद ये ठीक हो जाती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि खुदा न खास्ता ये कैंसर का मौजब भी बन जाए। जो इतनी एक्सट्रीम पर बात की जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है या कितना टाइम पीरियड इसकी ड्यूरेशन है रिकवरी के लिए? देखें, अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं है कि इसका कोई कैंसर से ताल्लुक है। हाँ। कैंसर वाले लोगों को ज़्यादा ज़ाहिर वल्नरेबल होते हैं, लेकिन ये कैंसर नहीं करती वायरस। और दूसरा ये, अगर किसी को हो जाती है तो शुरू पे तो उसको पेन्स, एक्स, दर्दें वगैरह बुखार होगा, बाद में रैश निकलेगी, और रैश निकलने के बाद 21 दिन उसको क्वारंटाइन रहना चाहिए। 21 दिन तक वो इन्फेक्टिव है बंदा, और उसके जो कपड़े हैं, जो चादरें हैं, उनको इंसिनरेट करना पड़ेगा, उनको धोना पड़ेगा केमिकल से, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से 1% से। तो इसलिए ये सारे जो डिस्पोजेबल्स हैं ये बहुत ज़रूरी है। उसको मिलने से, उससे बात करने से ये नहीं फैलेगी। अगर दूर बैठ के आप बात भी कर लें कुछ नहीं होगा। अगर एक कमरे में आप इकट्ठे भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका सांस के साथ या हवा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका टच के साथ है, फिज़िकल कॉन्टैक्ट के साथ ताल्लुक है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर मॉर्निंग। और आपने जो भी बातें की वो बातें कराने का या उनसे डिस्कशन करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग इस हवाले से काफ़ी हद तक क्लियर हो सके, अवेयर हो सके कि पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात जो है वो बहुत बेहतर है। और आपको पता है कि अगर आप इलाज मुआवजे की तरफ जा रहे हैं, डायग्नोस करने की तरफ जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर घर में कोई ऐसा केस आ भी जाता है या आपके इर्द गिर्द सुनने में, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, यही आपके लिए बेहतर है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल हमने आपको खबर दी थी प्रोग्राम के आगाज़ में, जो कि आपने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सुनी होगी। लीबिया में कोई 57 से ज़ायद अफराद जो है वो एक कश्ती डूबने से जान की बाजी हार गए, यानी हलाक हो गए। वो कौन थे? तारिकीन वतन, जो जॉब के लिए, पढ़ाई के असूल के लिए, कुछ कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब लिए समंदर की कई गहराई में डूब कर हलाक हो गए। लेकिन मकसद क्या था? अपने मुल्क को छोड़कर उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से भी था, पाकिस्तान से भी था, ईरान से भी था, मिस्र से भी था, जो ये सोच के गए थे कि नहीं हम
जाएंगे, कुछ इस तरह के दीगर ममालिक जो यूरोप साइड है वहाँ पर जाकर कमाएंगे और अपने ख़ानदानों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकेंगे, लेकिन अपनी ही ज़िंदगी उन्होंने खो दी। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ख़बर देने का मकसद और ख़बर को आगे बढ़ाकर उसका फॉलोअप देने का मकसद आपको ये था कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या आपके ख़ानदान में दूर दूर तक कोई गैर कानूनी तरीके से मुल्क को छोड़कर कहीं मुलाजमत के गर्ज से जा रहा है और आपका तरीका जो है वो सही नहीं है, तो आप सही नहीं कर रहे हैं। इसके आफ्टर इफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे हो सकते हैं। एक दादा शुमार के मुताबिक मार्च के महीने की अगर हम बात करें 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर गैर कानूनी तरीक़ों से कोशिश कर चुके हैं कि किसी और मुल्क में बस कर वहाँ पर काम करके अपने मुल्क में या अपने मुल्क में मौजूद ख़ानदान को जो है वो बेहतर ज़िंदगी दे सके, जो कि माँ सिर्फ ख्वाब ही है बल्कि एक तरीका भी गैर कानूनी है। तो उसके कैसे नताइज अच्छे निकल सकते हैं। खैर, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। गुलाम सरवर वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं FIA गुजरात के। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके वक्त देने का बेहद शुक्रिया। सर, मैं जानना ये चाहती हूँ कि बल्कि हमारी आवाम को इस हवाले से अवेयर करें कि जिन हम 70,000 पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं जो कि मार्च में कोशिश कर चुके हैं कि मुल्क को छोड़कर किसी ऐसे दूसरे मुल्क में जाया जाए जहाँ पर डॉलर्स यूरोस कमा कर जो है वो पाकिस्तान भेजे जाएँ या यहाँ पर जो मौजूद ख़ानदान है उनकी ज़िंदगी को बेहतर किया जाए, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं गैर कानूनी जो नौजवान समझते हैं कि वो इस तरीक़ों के थ्रू किसी और मुल्क में जाकर रोज़ी कमा सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअल ये है कि 2-3 पुश फैक्टर हैं जो इन नौजवान नस्ल को ना जाने पे मजबूर करते हैं। उसमें एक तो ये है कि ये जो हमारा एरिया है गुजरात, मंडी, बावलदीन, इसमें ज़्यादा लोग पहले से ही यूरोप में सेटल हैं और जो जब उसका नेबरिंग में देखता है क्योंकि उसका बड़ा घर है या वो वेल ऑफ है तो फिर वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्राई करते हैं। तो आजकल जो एक बहुत अलार्मिंग चीज़ हमें इन्वेस्टिगेशन में हमें मिली है वो ये है कि अब जो यंग जनरेशन है ये अब पेरेंट्स को बताए बगैर एजेंटों से रब्ता करके टिकट्स मैनेज करके पाकिस्तान से तो ये जाते हैं दुबई से आगे अलेक्जेंड्रिया एयरपोर्ट से इजिप्ट से आगे जाते हैं लिबिया और वहाँ पे जाके ये सेफ हाउस में एजेंटों के झांसे में फंस जाते हैं और वहाँ पे फिर वो उन पे तशद्दुद भी करते हैं और तो उस तशद्दुद के नतीजे में वो फिर पीछे वालदैन से पैसे भी मंगवाते हैं और उनको फिर आगे जो है ना इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए स्पीड बोट पे आगे इटली की तरफ रवाना कर देते हैं जो कि जी जी सर कंटिन्यू कीजिएगा। जी। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने दुरुस्त फरमाया कि आपके गुजरात के एक नौजवान से परसों मेरी मुलाकात हुई और जब मैंने उनसे आपके इलाके के हवाले से पूछा और उसने मुझे वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरे पड़ोस में बहुत सारे नौजवानों की हलाकतें इस किस्म की हुई हैं लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी जाऊँ। तो ये जो सोच है लेकिन सोच तो है आपको ख़तरे में, आपकी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल लेती है। लेकिन सर इसको अगर हम देखें जो एजेंट्स हैं जो हम गुजरात के इलाके में भी देखते हैं, पंजाब की या सिंध के या दीगर इलाकों में भी देखते हैं, इलीगल तरीके से इस तरह इंसानी स्मगलिंग जो हो रही है, क्या इसकी रोकथाम के लिए क्या हो रहा है आपकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से? इसमें हम तो अपने लेवल पे ये जो पिछले 2 ट्रेजिक इंसिडेंट हुए हैं उसमें जो 12 के करीब डेड बॉडीज़ भी आई हैं तो हमने तो उस पर कोई तकरीबन 15 FIR दर्ज की हैं, 11 लोग भी अरेस्ट किए हैं। जो बैरून मुल्क इनके फैसिलिटेटर हैं उनके ख़िलाफ़ हम रेड वारंट लेके उनको भी एक्स्ट्राडाइट करने की पूरी वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन का लोग सोच रहे हैं इसको कैसे रोका जाए, तो इसके लिए हमें एयरपोर्ट्स पे अलर्ट्स जारी करने चाहिए। जो 18 से 30 साल एज ग्रुप के लोग हैं उनकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए बाकायदा और वहाँ पे उनके पेरेंट्स को भी बताना चाहिए। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं नौजवान जो घर में बताए बगैर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो एक तो हमें अपने बॉर्डर स्ट्रेंथन करने चाहिए, दूसरा हमें एयरपोर्ट्स पे जो इस एज ग्रुप पे है ना इसकी बाकायदा प्रोफाइलिंग करनी चाहिए।
अच्छा सर, लीबिया का जो वाक़या पेश आया, उन तारक़ीन वतन में उनका ताल्लुक मिस्र से था, रूस से था, इंडिया से भी था, बांग्लादेश से भी था, पाकिस्तान से भी था। एक तो सर ये बताएगा कि पाकिस्तानियों की तादाद क्या थी। फिर मैं चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप ऑन स्क्रीन आए हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, थोड़ा ब्लंट हो जाते हैं, थोड़ा वाइब्रेंट हो जाते हैं। गुजरात से ऐसे केसेस हमने बहुत ज़्यादा सुने हैं। अगर हम FIA की बात करें, ऐसे कौन से एजेंट माफिया हैं जो कि वहाँ पर एक्टिव हैं, जिनका आप नाम ले सकते हैं, बता सकते हैं, वहाँ पर मौजूद वालिदैन, या अगर उनको पकड़ने के लिए, अगर उनको ट्रेस करना सर आसान, जब कोई मरता है ना, हलाक होता है समंदर में डूब के, समुद्री रास्ते से या हवाई रास्ते से आप जब जाते हो, तो सर आपको उसके बाद ट्रेस करना आसान हो जाता है कि अगर यहाँ से कोई एजेंट के थ्रू कोई दुबई गया है, वहाँ से आगे गया है, तो वो एजेंट कौन सा है, वो माफिया कौन है, उसके कौन कौन से कारिंदे कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह के कौन लोग हैं जो आपकी लिस्ट में है? अभी जो रिसेंट वाकयात हुए हैं ना, इसमें दो लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कौन कौन से? एक है जी, उसका नाम है आफाक गुजर है। ये लड़का इटली में बैठा हुआ है। ओके। और एक इधर है, उसका नाम है सुन्यारा है। एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं अब याद आ रहा। हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सके अब तक सर? नहीं, ये जो बैरून मुल्क में है। अच्छा। यहाँ पे उसकी जो चेन है, उसमें हमने 10 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। ठीक है। जो मेन एजेंट है ना, उनके फैसिलिटेटर हमने पकड़ लिए हैं। वो बिहाइंड द बार्स हैं। जी हरमीत। अच्छा सर, इस सोच को अब आप इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म माफिया है, उस पर हाथ डालना, जिस तरह सोह ने सवाल किया इटली या वहाँ पे हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है। फिर हम अपने सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे रावलपिंडी में मोहल्ले में पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर ना पकड़ें तो। लेकिन सर जो सोच है, जो गुजरात के इलाके में मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, और ज़्यादातर हमने देखा है कि जो गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से बाहर मुल्क गए और सेटल हुए हैं, तो वहाँ से वो जो आते हैं और जो वो पैगाम लेके आते हैं, तो आप नहीं समझते कि वो भी बहुत नुकसानदेह होते हैं नौजवानों को, और वो मोटिवेट करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि नौजवानों की जो हलाकतों की तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। तो क्या लायामल है, क्या तरीक़ाकार अपनाना होगा? एक तो सोशल मीडिया हम अपना काम कर रहे हैं, प्रोग्राम में आपको शामिल करने का मकसद भी है, लेकिन क्या वहाँ के कोई जरगा सिस्टम या पंचायत सिस्टम, उसमें भी कोई बात उठाई जाती है सर? अब देखें जी, यहाँ पे हमने जो डिसीज्ड लोगों की फैमिलीज से भी बात की है, तो उनमें अक्सर लोग तो रिलक्टेंट होते हैं, अपने एजेंटों का नाम तक नहीं बताते। बात ये है कि वो अगर वो कोई हो गया है ना इस तरह का इंसिडेंट, तो वो कहते हैं जी ये तो अल्लाह की मर्जी है, हमने तो बाकी भी अपने बच्चों को इन्हीं एजेंटों के जरिए ही भिजवाना है। तो इस तरह की भी बातें हमें मिलती हैं, सुनने में आती हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें सोशल मीडिया के ज़रिए, हमें जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए पम्फलेट्स और इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा सर, अगर हम इस हवाले से बात करें कि आपने बिल्कुल कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू जो बच्चे हैं, नौजवान ख़ास तौर पर तालीम हासिल करने के बीच में, तालीम हासिल करने के बाद फौरी तौर पर सोचते हैं कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल है तो किसी यूरोप साइड पे बाहर जाएंगे, कमाएंगे, या तो हम डॉलर्स में कमाएंगे, यूरोस में कमाएंगे, तो ही हमारा कुछ हो सकता है। सर क्या हमारे जो रास्ते हैं, सही रास्ते, कि अगर आपने इमिग्रेशन करनी है, अप्लाई करनी है, या आपने वीज़ा लगवाना है, या आपने एक बिल्कुल सही रास्ता जो कि अप्लाई करने का होता है, क्या वो इतना मुश्किल है, या वहाँ पर भी माफियाज मौजूद है जो डबल और ट्रिपल पैसे चार्ज करते हैं कि लोगों को लगता है कि अगर 15 लाख यहाँ देना है, वहाँ 30 लाख लग रहा है, तो 15 लाख वो ज़ाया करने पर तैयार हो जाते हैं बच्चे, गैर कानूनी तरीके से अगर जाने की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा मुनज़्ज़म होना चाहिए निज़ाम, वो कितना ट्रांसपेरेंट है कि अगर आपने किसी अप्लाई करना और सही तरीके से आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो भी लोग उस तरफ क्यों नहीं जाते? एक्चुअली ये है कि ये तो कह रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है, लोग अनपढ़ हैं। यहाँ के ज़्यादा जो इस खेल में आते हैं ना लोग, इलीगल रास्तों से जो जाते हैं, वो ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं। हालांकि हर जो मुल्क है उसकी एम्बेसी के लिए वेबसाइट पे तरीकाकार मौजूद है कि आप कैसे अप्लाई करके लीगल तरीकों से कैसे जा सकते हैं। लेकिन उस तरफ जाने की बजाय ये शॉर्टकट्स में जाते हैं, और एजेंट माफिया, एक बंदा जो लीबिया से खुद बाहर जाने के लिए गया और वो ना जा सके और वापस आ जाए, वो आके एजेंट बन जाता है। यहाँ पे तो हर बंदा एजेंट है।
तो वो ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमें लीगल वेज से जाना, उसको अप्लाई करके बाहर ट्राई करना चाहिए। वड़ाइच साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हर गली हर कूचे में हर दूसरे शख्स को हम एजेंट के तौर पर देखते हैं। अगर मैं हुकूमत सतह पर बात करूं तो बड़ा मुश्किल उन पर हाथ डालने की कोशिश भी नहीं की जाती है। लेकिन अब जो चीज़ें आ रही हैं, नौजवानों की हलाकतें बड़ी तेज़ी से हो रही हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए आपने जिस तरह फरमाया कि ऑपरेशन हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लेकिन सर आपसे आप क्या पैगाम देंगे? ये जो नौजवान जाते हैं, जो विजुअल जो वीडियोज़ हमारे सामने आती, जिन रास्तों से इनका गुजरान होता है, फिर जिस तरह तशद्दुद किया जाता है वहाँ की इमिग्रेशन के साथ इनका जब सामना होता है, इस पर आप क्या पैगाम देंगे कि कितने % लोग जो हैं इस तरह से वो कामयाब हो जाते हैं और किन हलाकतों का खदशा कितना होता है? मेरा तो यही पैगाम है जी, ये जो इलीगल तरीके से अपने बच्चों को भिजवाते हैं, ये एक तरह से जो है ना अपने बच्चों को मौत की चुंगल में धकेल रहे हैं। आप देखें कि लिबिया से स्पीड बोट पे जो लोग ट्रैवल करके इटली की तरफ कोशिश करते हैं, उसमें आप देखें इवन के आप किसी झील पे जाएं बच्चों को लेके घुमाने, तो वो भी आपको लाइफ जैकेट पहनाएंगे। तो हमारे नोटिस में ये बात आई है कि वहाँ पे तो किसी को लाइफ जैकेट भी नहीं पहनाते, और जो उनके जो स्पीड बोट का ड्राइवर होता है वो भी कोई प्रोफेशनल नहीं होता, वो भी लिबियन होता है या कोई अफ्रीकन बंदा होता है, वो भी बाहर ही जाना चाह रहा है। सर एक और चीज़ ऐड कर लें कि हमने कल लीबिया की खबर जो दी है उसमें पूरी कश्ती में 50 लोग की कैपेसिटी थी, 80 से ज़्यादा लोग सवार थे। आप देखें कि अगर 57 की हलाकतें हुई हैं, 11 के करीब एक बच्चा भी उनमें शामिल है जो कि साहिल समंदर तक पहुंच सके और जो जान बचा सके अपना। सर बहुत सारी ऐसी जानें गंवाई हैं हमने। हमारी फुटबॉल प्लेयर जो रिसेंट इससे पहले जो वाक़या पेश आया उसमें वो डूबकर हलाक हुई हैं। मतलब आप जो अनपढ़ लोगों की बात कर रहे हैं ना, हम अगर पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो हमारे साथ जो दादा शुमार मौजूद है, 70,000 से ज़्यादा लोग मार्च के महीने के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले गए हैं। अब हम उनको डिफ्रेंशिएट करें कि उसमें कानूनी कौन से है, गैर कानूनी तरीके कौन से है, लेकिन उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान में नहीं रहना, हमने पाकिस्तान से बाहर जाना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी इसमें ट्राई करते हैं। बात ये है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अब देखें कि हमने बाहर जाके ही कमाना है, तो मेरा मैसेज तो ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे काम लोगों को करने चाहिए और उससे आप ज़्यादा अर्निंग ले सकते हैं। इवन के आप अगर कोई छोटा एंटरप्रेन्योर पे चले जाते हैं तो आप उसमें ज़्यादा सेफ तरीके से अब इस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल जो अनसेफ है और अपने आप को ये बिल्कुल रिस्क पे डाल रहे होते हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सरवर साहब, कीमती वक्त दिया और काफ़ी हद तक आपने लोगों को जो हमने कन्विंस करने की कोशिश की है उसमें तो सिर्फ ये देखिए सही सही और गलत गलत है। सही का अंजाम गलत नहीं हो सकता और गलत का अंजाम कभी भी सही नहीं हो सकता, चाहे आप कोशिश करें कितने साल तक वहाँ एग्जिस्ट करेंगे। आखिर गैर कानूनी काम और उसकी पकड़ में आपने आना ही है। तो खुदारा अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और जान है तो जहान है, तो जान को जोखिम में डाल के अपने कमाने की कोशिश ना करें। हमने एक ब्रेक लेने वापस आएंगे। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एडवेंचरस है काफ़ी, आपने फास्ट एंड फ्यूरियस, बल्कि अगर फास्ट एक्स की बात करें तो इसका एक्स मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। मतलब ट्रेलर बड़ा ज़बरदस्त है अरमीत पाजी, और ये टाइम है कि अपनी जमा की हुई ईदी जो है अब उससे मूवीज़ देखें, इंजॉय करें, बिकॉज लोगों ने काफ़ी ईदी इकट्ठी की और ईद के बाद फौरी तौर पर आप एक के बाद एक मूवीज़ आ रही हैं, तो होपफुली के लोग इस मूवी को काफ़ी इंजॉय करेंगे। बिल्कुल आपने दोस्त फरमाया कि एक वक्त था कि सिनेमा वीरान पड़े थे, लेकिन अब दोबारा हम देख रहे हैं कि रौनक के दोबारा बहाल हुई हैं। और वैसे हॉलीवुड की जितनी भी फिल्में यहाँ पे लगती हैं सिनेमा में, फिर रश भी हम उसी तरह देखते हैं। और ईद पे भी हमने देखा कि मुख्तलिफ पंजाबी फिल्में लगी, उर्दू फिल्में लगी, और बहुत उन्हें अच्छा फिल्म जो है वो उनको एक अच्छा हमने देखा कि जो रिस्पॉन्स था आवाम की जानिब से वो भी मिला। लेकिन हॉलीवुड की ये फिल्म, और फिर हम माजी में जाएँ मुख्तलिफ इनके इससे पहले जिस किस्म से पार्ट फर्स्ट सेकंड में हमने देखा है, तो बड़े मज़े की एक्शन से भरपूर फिल्म है। और आपने तो फरमाया कि आपके पास वक्त है, टाइम है, और फिल्म ऐसी हो तो देखना तो लाजिम है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इट्स टाइम टू स्पेंड योर ईदी ऑन दीज मूवीज, लेकिन डोंट स्पेंड ऑन मनी बैक गारंटी। ओ माय गॉड, मैंने तो वक्त भी ज़ाया
किया, पैसे भी ज़ाया किए, इस बारे में खैर हम कल डिटेल में बात कर लेंगे। आज का ट्रेलर जो हमने आपको दिखाया है इसमें आप ज़रूर जाएँ, इंजॉय करें, बिकॉज लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल। जहाँ भी आपको मौका मिलता है आप इंजॉय करें, खुश रहें और खुश रहने दें, बस यही ज़िंदगी का नाम है। तो हमने भी लेनी है अब आपसे छुट्टी। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इशूज़, नए ट्रेलर्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिए, अगर उनको आपकी ज़रूरत है तो उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।